जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और अभी मैं पहुंचा हूं चैप्टर मौर्य काल पर। कहने का मतलब है कि मौर्य काल के बारे में अब हम लोग रिविजन कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में और सैन्य प्रशासन के बारे में रिविजन करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, गुप्तचर को क्या कहा जाता था। आज का पहला प्रश्न बना, गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों लिखेंगे गुण पुरुष। गुप्तचर को क्या कहा जाता था, लिखेंगे आप लोग गुण पुरुष। और फिर अगला प्रश्न बना, गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे। तो दोस्तों लिखेंगे गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, पहला संस्था और दूसरा संचार। पहला प्रश्न बना, गुप्तचर को क्या कहा जाता था, उसका उत्तर बना गुण पुरुष। दूसरा प्रश्न बना, गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे। तो दोस्तों गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, पहला संस्था और दूसरा संचार। और फिर अगला प्रश्न बन रहा है, संस्था किसे कहते थे। ध्यान देंगे, प्रश्न बन रहा संस्था किसे कहते थे। तो लिखेंगे ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे उसे संस्था कहते थे। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये ऑफिस है, मान लीजिए गुप्तचर का ऑफिस है, तो ये लोग एक ही जगह पर रह करके अपना काम करते थे, ऐसे गुप्तचर को संस्था कहते थे। लेकिन अगला प्रश्न आया, संचार किसे कहते थे। तो दोस्तों ऐसे गुप्तचर जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर कार्य करते थे उसे संचार कहते थे। ऐसे गुप्तचर जो एक जगह रहकर कार्य करते थे उसे संस्था कहते थे। और ऐसे गुप्तचर दोस्तों जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर कार्य करते थे उसे संचार कहते थे। देखेंगे यहाँ पर मेरा पिक लगाया है और इसमें दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। फिर अगला प्रश्न आया, गुप्तचर विभाग के चीफ को क्या कहते थे। तो दोस्तों गुप्तचर विभाग के चीफ को महामात्य सर्प कहते थे। गुप्तचर विभाग के चीफ को क्या कहते थे। तो लिखेंगे गुप्तचर विभाग के चीफ को महामात्य सर्प कहते थे। और दोस्तों अगला प्रश्न आया राज्य व्यवस्था से संबंधित, इस समय का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या था। ध्यान दीजिएगा, इस समय सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या था। लिखेंगे भूमि कर। इस समय सबसे बड़ा आय का स्रोत भूमि कर होता था। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भूमि का मैंने दृश्य दिखाया, कितना बड़ा लैंड है उसका दृश्य मेरे द्वारा दिखाया गया है। और इस समय सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या था, लिखेंगे भूमि कर। और फिर अगला प्रश्न आया, भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों भूमि को तीन भागों में बांटा गया था, पहला सीता भूमि, दूसरा भाग और तीसरा अध्यय मात्रिक। प्रश्न पूछेगा भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, लिखेंगे तीन भागों में बांटा गया था, पहला सीता भूमि, दूसरा भाग और तीसरा अध्यय मात्रिक। फिर अगला प्रश्न आया, सीता भूमि को क्या कहते थे। ध्यान दीजिएगा, सीता भूमि को क्या कहते थे। तो दोस्तों लिखेंगे सीता भूमि को सरकारी भूमि कहते थे। सीता भूमि को सरकारी भूमि कहते थे। देखेंगे दोस्तों एक सरकारी भूमि का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, भाग को क्या कहते थे। तो दोस्तों भाग को निजी भूमि कहते थे। भाग को क्या कहते थे। तो दोस्तों भाग को निजी भूमि कहते थे। इसके पहले मैंने आपको बताया सीता भूमि को क्या कहते थे। तो मैंने आपको बताया था सीता भूमि को सरकारी भूमि कहते थे। और यहाँ पर प्रश्न आया भाग को क्या कहते थे। तो दोस्तों भाग को निजी भूमि कहते थे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति अपने निजी भूमि में कुछ उगा रहा है, पेड़ पौधा उगा रहा है। फिर अगला प्रश्न आया, अदेव मातृक को क्या कहते थे। तो दोस्तों ऐसी भूमि बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि, ऐसे कह सकते हैं, बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मातृक भूमि कहते थे। यानी कि ऐसी भूमि जहां पर वर्षा नहीं होती थी लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर खेती अच्छी होती थी, ऐसे भूमि को अदेव मातृक भूमि कहते थे। तो प्रश्न आएगा अदेव मातृक भूमि को क्या कहते थे, लिखेंगे बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि के अदेव मातृक कहते थे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भूमि तीन प्रकार के होते हैं, सीता भूमि, भाग और अदेव मातृक। सीता भूमि सरकारी भूमि को कहते हैं, भाग को निजी भूमि कहते हैं और दोस्तों अदेव मातृक भूमि को बिना वर्षा के अच्छी वाली भूमि को अदेव मातृक भूमि कहते हैं।
अगला प्रश्न आया, चाणक्य के अनुसार भूमि कर टोटल उत्पाद का कितना होता था? सीधे लिखें 1/6। ये चाणक्य महाराज जी हैं, देखेंगे आप इनको, इनका कहना था, इनके अनुसार, चाणक्य के अनुसार भूमि का टोटल उत्पाद का 1/6 होता था। और फिर अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज के अनुसार भूमि का टोटल उत्पाद का कितना होता था? लिखेंगे 1/4 भाग। मेगास्थनीज के अनुसार भूमि कर टोटल उत्पाद का कितना होता था? लिखेंगे 1/4 भाग। देखेंगे यहाँ मेगास्थनीज का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, भूमि कर के अलावा और कौन सा कर लगाया जाता था? भूमि कर के अलावा और कौन सा कर लगाया जाता था? लिखेंगे बिक्री कर। देखेंगे दोस्तों, सेल टैक्स आज भी लगता है। भूमि कर के अलावा और कौन सा कर लगाया जाता था? आप उत्तर लिखेंगे बिक्री कर। और बिक्री कर कितना होता था? तो दोस्तों लिखेंगे 1/10। बिक्री कर कितना होता था? तो दोस्तों ये होता था 1/10। और फिर आया सैन्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न, सेना का प्रमुख कौन होता था? ध्यान दीजिएगा, सेना का प्रमुख कौन होता था? प्रश्न पूछा जा रहा है। लिखेंगे सेना का प्रमुख सेनापति होता था। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेना का बहुत ही सुंदर पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा, सेना का प्रमुख कौन होता था? लिखेंगे सेनापति। फिर अगला प्रश्न बना, युद्ध में जो भाग लेता था उसे क्या कहा जाता था? भैया सेना है तो युद्ध में तो लोग भाग लेंगे ही लेंगे, तो जो युद्ध में भाग लेता था उसे क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे नायक। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ नायक पिक्चर का मेरे द्वारा पिक लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, जो मैं पिक लगाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि उस समय का पिक है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए लगाता हूँ, ताकि पिक देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में आपको, तो थोड़ा सा आपका दिमाग में पिक्चर बनेगा और वो बातें निकलेंगी नहीं, हमेशा याद हो जाएगा, इसलिए मेरे द्वारा पिक लगाया जाता है। तो युद्ध में जो भाग लेता था उसे क्या कहा जाता था? आप लिखेंगे नायक। और उसके बाद अगला प्रश्न आया, जस्टिन के अनुसार मौर्य के सेना में कुल कितने सिपाही थे? ध्यान दीजिएगा, जस्टिन के अनुसार, यानी जस्टिन के अनुसार मौर्य के सेना में कुल कितने सिपाही थे? लिखेंगे 6 लाख। क्या लिखेंगे? 6 लाख। और फिर अगला प्रश्न आया, जस्टिन के अनुसार कितने अश्वारोही सैनिक हुआ करते थे? ध्यान दीजिएगा, जस्टिन के अनुसार मौर्य के सेना में कुल कितने सिपाही थे? अभी मैंने आपको बताया 6 लाख। लेकिन अगला प्रश्न बन गया, जस्टिन के अनुसार कितने सिपाही अश्वारोही सैनिक हुआ करते थे? लिखेंगे 50,000। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, जस्टिन के अनुसार ही कितने हाथियां हुआ करती थी? यानी कि जस्टिन के अनुसार कितने हाथियों का ये सैनिक हुआ करते थे? तो लिखेंगे 9,000 का। लिखेंगे, या 9 का पिक लगा हुआ 9,000 का। और फिर अगला प्रश्न बना, जस्टिन के ही अनुसार कितने रथ हुआ करते थे? तो लिखेंगे 8,000 रथ। देखेंगे दोस्तों, यहाँ 8 का पिक लगा हुआ है। जस्टिन के अनुसार दोस्तों कुल 6 लाख सिपाही हुआ करते थे। जस्टिन के अनुसार ही 50,000 अश्वारोही हुआ करते थे। जस्टिन के अनुसार ही 9,000 हाथियां हुआ करती थी। और दोस्तों जस्टिन के अनुसार ही 8,000 रथ हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न बना, किसने मौर्य काल की सेना को लुटेरों का सेना कहा? ध्यान दीजिएगा, किसने मौर्य काल की सेना को लुटेरों का सेना कहा? तो जिसको जस्टिन के द्वारा ही मौर्य काल की सेना को लुटेरों का सेना कहा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, प्लिनी के अनुसार मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? लिखेंगे 6 लाख। दोस्तों अभी देखिए, प्लिनी के अनुसार मौर्य सेना के कितने पैदल सैनिक थे? लिखेंगे 6 लाख। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, प्लिनी के अनुसार मौर्य की सेना में कितने घुड़सवार थे? लिखेंगे 30,000। प्लिनी के अनुसार मौर्य काल की सेना में कितने घुड़सवार थे? लिखेंगे 30,000। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना, प्लिनी के अनुसार मौर्य की सेना में कितने हाथी थे? लिखेंगे 9,000। प्लिनी के अनुसार मौर्य की सेना में कितने हाथी थे? लिखेंगे 9,000। देखेंगे 9 का पिक बना हुआ है। और फिर दोस्तों अगला प्रश्न आया, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की सेना के रख रखाव के लिए कितनी समितियां होती थीं? लिखेंगे दोस्तों 6 समितियां होती थीं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की सेना में रख रखाव के लिए कितनी समितियां होती थीं? लिखेंगे 6 समितियां होती थी। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, मेगास्थनीज के अनुसार प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? लिखेंगे 5 सदस्य हुआ करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। और फिर अगला प्रश्न बना दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न है, जल सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? लिखेंगे जल सेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था। जल सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उत्तर लिखेंगे जल सेना के अध्यक्ष को नवा अध्यक्ष कहा जाता था। तो दोस्तों आज का चैप्टर रिवीजन का
यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।